दो बड़े ताकतवर देश कभी एक हो नहीं सकते, ये बात सही साबित हो गई। चीन और अमेरिका के बीच होड़ लगी है। एक ईरान को जीतना चाहता है और चीन उसे हारने नहीं देना चाहता। दुनिया में चल रही तमाम बहस के बीच चीन और ईरान की बढ़ती नजदीकियों ने अमेरिका की टेंशन बढ़ा रखी है। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर नाराजगी जता दी है? ये सब कुछ बताएंगे आज आपको विस्तार से। और संसद में इस समय जो कुछ भी हो रहा है वो किसी स्कूल के बच्चों की क्लास से कम नहीं लग रहा। सॉरी बोलो का तमाशा चल रहा है। एक दल दूसरे दल के नेताओं से माफी की मांग कर रहा है। महत्वपूर्ण मुद्दे पर एंटी पेपर्स लीक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता खड़गे की मनुस्मृति वाली टिप्पणी से जैसे डूबते सागर में बाढ़ आ गई हो। सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे खड़गे की टिप्पणी का जवाब दिया, आज आपको ये भी देखना चाहिए। और 3 राज्यों के 3 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर में वोट डाले गए। जारी मतदान के बीच राजनीतिक तनाव देखने को मिला। मतदान केंद्रों के बाहर बीजेपी और जनसुराज के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि 200% हम जीत रहे हैं। इधर दतिया में नरोत्तम मिश्रा ने भी जीत का दावा ठोक दिया है। तो आखिर क्या कह रही है आज की वोटिंग, झलक आज आपको बताएंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। चीन और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां अमेरिका को बिल्कुल रास नहीं आ रही। अगर चीन ईरान को हथियार देता है तो ट्रंप खुलकर अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका ने साफ संकेत दिया है कि अगर उसकी बात नहीं मानी गई तो भारी टैरिफ जैसे आर्थिक कदम भी उठाए जा सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब अपनी शर्तें मनवाने के लिए टैरिफ को हथियार बना रही हैं। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। दोनों देश एक दूसरे के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। इस बीच एक नई रिपोर्ट ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में चीन से ईरान को 400 शोल्डर फायर एयर डिफेंस मिसाइल लॉन्चर की पहली खेप मिल सकती है। बताया जा रहा है दोनों देशों के बीच इस सौदे की कीमत करीबन 6 से 7 करोड़ डॉलर तक हो सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस समझौते में 300 से 400 मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम यानी मैनपैड्स शामिल हैं। इनमें चीन के QW-12 और FN-16 जैसे मिसाइल सिस्टम भी बताए जा रहे हैं। इनका इस्तेमाल कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने के लिए किया जाता है। अगर यह सौदा पूरा होता है तो इसे ईरान की हवाई सुरक्षा मजबूत करने की एक बड़ी कोशिश और एक बड़ी सफलता माना जाएगा। इसी खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन वास्तव में ईरान को हथियार देता है तो उन्हें बेहद निराशा होगी। ट्रंप ने दावा किया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उनसे वादा किया था कि मौजूदा हालात में बीजिंग ईरान को हथियार नहीं बेचेगा। उन्होंने कहा कि अगर ये रिपोर्ट सही साबित होती है तो ये उस भरोसे के खिलाफ होगा। ट्रंप ने इससे पहले भी चीन और अमेरिका के रिश्तों को लेकर चिंता जता चुके हैं। अप्रैल में उन्होंने कहा था कि शी जिनपिंग ने उन्हें एक पत्र लिखा और भरोसा दिया कि चीन ईरान को हथियार नहीं बेच रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने चेतावनी भी दे दी है, जो देश ईरान को हथियार देंगे उनके सामानों पर अमेरिका 50% तक टैरिफ लगाने का विचार फिर से कर सकता है। हालांकि ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि चीन सीधे तौर पर ईरान को हथियार निर्यात नहीं करता, लेकिन वो ऐसी टेक्निक उपलब्ध कराता है जिसका इस्तेमाल सैन्य और नागरिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। उधर चीन ने उन सभी खबरों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चीनी विदेशी मंत्रालय ने साफ कहा है कि ईरान को हथियार भेजने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि चीन हमेशा शांति और बातचीत का समर्थन रखता है। चीन का उद्देश्य संघर्ष बढ़ाना नहीं बल्कि उसे खत्म करना है। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक रिपोर्ट है या फिर आने वाले दिनों में चीन और ईरान के बीच हथियारों की सौदेबाजी। सब कुछ सच सामने आ जाएगा थोड़े ही दिनों में। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक नहीं होगा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी पड़ सकता है। फिलहाल दुनिया की नज़र चीन, ईरान और अमेरिका की अब अगली रणनीति पर टिका हुआ है।
और संसद के मॉनसून सत्र में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। राहुल गांधी के बयान के बाद सत्ता पक्ष की ओर से माफी की मांग की जा रही है। अब राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक ऐसा बयान दे डाला जिस पर सदन में हंगामा हो गया। मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी को लेकर आज दोनों तरफ से तीखी टिप्पणी देखने को मिली। एंटी पेपर लीक बिल को राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में पेश किया। इस बिल पर चर्चा की शुरुआत राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। खड़गे ने कहा कि 12 साल में पहली बार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ है। सरकार ने पेपर लीक और प्रदर्शन के दौरान छात्रों की बात सुनी नहीं। बाद में जेपी नड्डा ने उन्हें बुलाया। ये पहले हो गया होता तो छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होता। इसके बाद खड़गे ने मनुस्मृति को लेकर एक ऐसी बात कही जिससे पूरी बीजेपी बुरी तरह से भड़क गई। जैसे ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा देती है, राज्यसभा में भारी हंगामा मच गया। शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। ये इसमें लिखा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने सदन में माफी के नारे लगाने शुरू कर दिए। वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने खड़गे द्वारा की गई टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। विपक्ष के हंगामे के कारण प्रश्नकाल चल नहीं सका, जिसके कारण राज्यसभा की कार्रवाई भी 3 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की मनुस्मृति के बारे में की गई टिप्पणी लगातार विवाद बढ़ाती गई। खड़गे ने आरोप लगाया कि मनुस्मृति ने शिक्षा के क्षेत्र में जातिवाद को बढ़ावा दिया है, जिस पर राजकोषीय पीठ ने कड़ी आपत्ति जताई। इस पर स्पीकर ने कहा कि खड़गे की मनुस्मृति पर की गई टिप्पणी रिकॉर्ड से हटा दी जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कुछ वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, लेकिन एक को भी सजा नहीं हो पाई। बजट में 6% भागीदारी शिक्षा बजट की होनी चाहिए, लेकिन अभी 3% बजट ही है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने साफ साफ कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पूर्व जज विलियम जोन्स के साथ ही बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की किताब को कोट किया और कई किताबों का संदर्भ भी दिया और कहा कि इसलिए कह रहा हूं कि ये ऑथेंटिकेट करें। प्रमोद तिवारी ने, जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने एक किताब दिखाई और किताब दिखाते हुए कहा कि ये किताब इनके कार्यकाल में छपी किताब चल रही है अभी तक और इसे प्रतिबंधित नहीं किया गया है। नड्डा ने कहा ऐसे बयानों से अशांति फैलती है। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अपनी अपनी बात रखते रहे, लेकिन इस पर सभापति ने खड़गे की ओर से मनुस्मृति वाला बयान एक्सपंज करने का ऐलान कर दिया। अब देखना होगा इस बयान को लेकर के बाकी के जो नेता हैं उनकी क्या क्रिया और प्रतिक्रिया आती है। और देश में आज 3 विधानसभा सीटों, बिहार की बांकीपुर सीट, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर पर मतदान किया गया। 3 राज्य 3 सीटों पर उपचुनाव। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव की हो रही है, जहां वोटिंग के साथ साथ कई राजनीतिक घटनाक्रम भी देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट की। यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई, इसलिए ये चुनाव बीजेपी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है। दूसरी ओर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और बांकीपुर सीट से ही उन्होंने अपनी दावेदारी की है। ये जो मुकाबला होने वाला है ये भी काफी दिलचस्प हो गया, इसलिए क्योंकि आरजेडी ने भी रेखा गुप्ता को मैदान में उतारा, तो एक तरह से ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया। इस सीट पर 3,79,000 से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान के लिए 422 केंद्र बनाए गए थे और 25 उम्मीदवार मैदान में होने की वजह से 2-2 बैलेट यूनिट का इस्तेमाल यहाँ हुआ। मतदान के दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज होते गए, एक दूसरे पर छीटाकशी भी की गई, कई छुटपुट घटनाएं भी देखने को मिली। बीजेपी ने फर्जी वोटर आईडी के जरिए मतदान कराने की कोशिश का आरोप लगाया और मतदाताओं की पहचान की सख्त जांच की मांग भी की।
वहीं प्रशांत किशोर ने कहा कि हर वोटर की पहचान ठीक से जांची जानी चाहिए ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जनसुराज के कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है ताकि उन्हें चुनावी प्रक्रिया से दूर रखा जा सके। बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हार की आशंका को देखकर जनसुराज के समर्थक फर्जी वोटिंग कराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। दतिया विधानसभा सीट में भी उपचुनाव हुआ है और ये भी सीट हाई प्रोफाइल सीट हो गई थी। यहाँ सुबह 7 बजे से मतदान जारी रहा। ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में सुबह से ही मतदाताओं का अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। कई मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें लगी तो कई लोग वोट डालने पहुंचे। हालांकि मतदान शुरू होने से पहले ही तीनों केंद्रों पर ईवीएम से जुड़े उपकरणों की तकनीकी खराबी भी सामने आई कहीं और अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के एजेंटों और कैमरों की मौजूदगी में मशीनें बदलकर समय पर मतदान शुरू कराया। दतिया के बसई क्षेत्र से एक खबर आई जहां लखनपुर गांव में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर पूरे मतदान का ही बहिष्कार कर दिया। यानी पूरे गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया। उन्होंने सड़क की मांग की, सड़क नहीं तो वोट नहीं। बाद में प्रशासन के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की, जिसके बाद करीब 50 लोगों ने मतदान किया। राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने दावे किए। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने जीत का भरोसा जताते हुए आरोप लगाया कि बसई के एक बूथ पर उनके पोलिंग एजेंट को अंदर जाने से रोका गया। वहीं बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने मतदान से पहले मां पीताम्बरा के दर्शन किए, दतिया के विकास, युवाओं को रोजगार और भयमुक्त माहौल की कामना की। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यहां स्पष्ट जीत दर्ज कराने जा रही है, यानी जीत का दावा उन्होंने ठोक दिया। वहां से सुरक्षा के लिए एसएसबी समेत 16 सुरक्षा कंपनियों के 1422 जवान तैनात किए गए। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी लगाया गया और मोबाइल टीमें यहां लगातार निगरानी करती रही। आज यहां सिर्फ वोट नहीं डाले गए, 3 राज्यों में आज उपचुनाव हुए, लेकिन कई नेताओं की यहां सियासी साख भी दांव पर लगी रही, क्योंकि ये तीनों की तीनों सीटें प्रतिष्ठा की बात बन गई थी। अब सबकी नजर इसी बात पर है कि मतदान प्रतिशत कितना रहता है और जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।